गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओके, सो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए 10th क्लास के लिए टॉपिक लेकर आऊँगा और आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। ओके बच्चों, जैसा टॉपिक का नाम हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी। ओके बच्चों, तो सबसे पहले इस वर्ड की मीनिंग की बात करें कि इस वर्ड की मीनिंग होती क्या है। बेटा, इस वर्ड की मीनिंग को आप इस तरह समझो, इसकी मीनिंग होती है चांसेस। क्या होती है बच्चों? चांसेस। ठीक है, चांसेस या हिंदी में आप बोल सकते हो संभावनाएं, संभावनाएं, या आप बोल सकते हो कयास। ठीक है, कि जैसे ये बेसिकली वर्ड हमको ये बताता है कि कोई भी अगर इवेंट हो रहा है तो उसके कितने चांसेस हैं कि वो इवेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी वर्ड की मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी वर्ड की मीनिंग होती है चांसेस, कि कितने परसेंट चांसेस है कोई इवेंट हो सकता है, या कितने ज़्यादा आपको लग रहा है कि वो इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसकी संभावना कितनी है। ठीक है, उसकी संभावना कितनी है, वो क्या है, इस प्रोबेबिलिटी वर्ड की जनरल मीनिंग है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि प्रोबेबिलिटी वर्ड जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वैसे तो मैंने कहा था कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन जैसा कि आपको देखते हुए मैं चाहता हूं कि आप कभी चैप्टर ही पूरा मैं करा दूं कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ, ताकि बार बार आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े और ये हमारे जो नालायक बच्चे हैं जिनका जो पहले पढ़ चुके हैं उनका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी इज अ probability is a branch of mathematics that deals with calculating the likelihood of a given event's occurrence। अच्छा, ये जो यहाँ लिखा है इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी मैथ्स की एक ब्रांच है जो कि डील करती है कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। वो क्या बताती है? प्रोबेबिलिटी ही बताती है। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि वेदर बहुत क्लाउडी है, ठीक है, क्लाउडी वेदर है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चों बारिश होने के चांसेस कितने हैं, आप कहोगे सर 70% है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा, और तो आपके 70% कहने से ही मुझे पता चल गया कि बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बारिश ना होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसी तरह अगर आपने देखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, अगर मैंने पूछा आपसे कि बताइए बच्चों पाकिस्तान के जीतने की चांसेस क्या है, आपने बोला 5%, तो 5% मात्र आपके बोलने से मुझे पता चल गया कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत कम है और इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये आप क्या कर रहे हो, मैथमेटिकल वे में, न्यूमेरिक वे में आप क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि किस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब जब भी आप उन संभावनाओं को, उन चांसेस को नंबर में रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो आपका क्या कहलाएगी? प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। जैसे यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी को परसेंट में बताया, इसी तरह हम फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगी? प्रोबेबिलिटी ही कहलाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ये भी हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, बस इसको हमने न्यूमेरिक वे में रिप्रेजेंट कर दिया और इसी को हमको क्या करना है, आगे पढ़ना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होते हैं? ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमारे फिजिक्स वाले एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट है और इनको हम लोग देखते हैं कि हमारे क्या होते हैं। देखिए, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे स्पेस मेरा हो गया, मैं नीचे लिखता हूँ।
A random experiment is an experiment or a process for which the outcome cannot be predicted with certainty. ठीक है, अब जैसे इस लाइन का मतलब क्या है, कह रहा है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होगा जिसके आउटकम को हम निश्चित तौर पर नहीं बता सकते कि वो आउटकम क्या आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे अगर मैंने बेटा क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो अब आप केवल गैस ही कर सकते हो कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आपको निश्चित तौर पर नहीं पता है कि क्या आउटकम आपको मिलने वाला है, हेड आएगा कि टेल आएगा। इसी तरह आपने डाइस रोल किया, 1 से 6 तक की नंबर है और वो नंबर कुछ भी आ सकते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब बात करते हैं इवेंट की। इवेंट हमारे क्या होते हैं, आउटकम एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट, गेटिंग अ हेड ऑन अ टॉसिंग अ कॉइन। देखिए, इवेंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे आपने कोई भी रैंडम कॉइन को टॉस किया, अब उसमें जब भी आप उसको उछालोगे तो आपको आउटकम मिलेंगे। आउटकम का मतलब कि आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। सपोज आपका हेड आ गया, तो आपने क्या किया, टॉस करने के बाद आपको हेड मिला, तो ये क्या कहलाएगा, एक इवेंट कहलाएगा। इसी की जगह अगर आपका क्या आ गया होता, टेल आ गया होता, तो वो भी एक इवेंट होता। तो वही चीज़ है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम के तौर पे जो भी चीज़ निकल कर आती है वो हमारा क्या होता है, इवेंट कहलाता है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमको देखना है इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हमारे क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स का बच्चों यहाँ पर मतलब ये होता है कि ऐसे दो इवेंट जिनके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 हो, मतलब दोनों ही इवेंट के चांसेस मतलब बराबर हों आने के, तो ऐसे इवेंट हमारे क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो, ओके बच्चों, सो इक्वली लाइकली आउटकम आप कह सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट हमारे पास ऐसे हों जिनकी होने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, तो ऐसे इवेंट हमारे क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। जैसे अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो यहाँ पर चांसेस दोनों के आने के, ऐसा नहीं कि आपका हेड ज़्यादा बार आता है और टेल्स कम बार आता है, ऐसा नहीं, दोनों के आने के चांसेस बराबर हैं। तो ये दोनों इवेंट हमारे क्या कहलाएंगे, हेड आने और टेल आने की जो चांसेस है दोनों में बराबर है, तो कॉइन को टॉस करना एक इक्वली लाइकली इवेंट होता है। अगर हेड ज़्यादा बार आता, टेल ज़्यादा बार नहीं आता, तो कभी भी टॉस हो तो कोई भी पर्सन हेड की ज़्यादा डिमांड करेगा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी की, जिसको हमको मैथ्स में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम न्यूमेरिक वे में कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला बताया गया है P ऑफ E। इस P ऑफ E का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, E बिलोंग्स फॉर इवेंट। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमारा निकल कर आता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, 1 मिनट, सो ये पूरे चैप्टर में हमारा एक लौता फॉर्मूला है कि P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इनका मतलब क्या है, ये फॉर्मूले में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सपोज आपने क्या किया, एक डाई उछाला, ठीक है, तो अब एक डाई उछालने पर या आपको रोल करने पर आपके आउटकम आपको कितने दिख सकते हैं, या तो 1 आ जाए डाई में,
या 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो आप देख रहे हो कि आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब वो कितनी चीज़ें हैं जो आपकी आ सकती हैं आउटकम के तौर पे। तो आप देख रहे हो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल कितनी चीज़ें आपके पास? 6 चीज़ें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया, 6 है हमारा टोटल आउटकम। अब अगर मैं आपसे पूछूं इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब आपकी कंडीशन को कौन कौन से आउटकम फेवर कर रहे हैं ये आपको देखना होगा कि कितने आउटकम आपकी कंडीशन को फेवर कर रहे हैं इवन नंबर के लिए। तो इवन नंबर आने के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए या तो आपका 2 आना पड़ेगा, या तो 4 आना पड़ेगा, या तो 6 आना पड़ेगा। तो आपके पास टोटल जो आउटकम आपकी कंडीशन को फेवर कर रहे हैं वो 2 है, 4 है और 6 है। तो यानी 3 ही आउटकम ऐसे हैं जो आपकी कंडीशन को फेवर कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। सो आपका मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2, या इसको आप कह सकते हो 50% चांसेस हैं आपका इवन नंबर आने के। आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। तो भाई ये फॉर्मूला बिल्कुल नोट कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और एक ही फॉर्मूला, इसी पे आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत स्कोरिंग है, अच्छे से इसको पढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, अब इसी के बेस पे हम क्या पढ़ेंगे? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट हमारे क्या होते हैं? ठीक है, श्योर इवेंट हमारे वो होते हैं कि ऐसे इवेंट जिनका होना हमारा क्या है? बिल्कुल निश्चित है, या इसको कभी कभी हम बोल देते हैं सर्टेन इवेंट। ठीक है, जिनका होना तय ही है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि अगर कोई भी श्योर इवेंट है, जैसे मैंने कहा एक डाई मैंने उछाला तो हमें पता है आउटकम 1 2 3 4 5 6 ही आ सकते हैं। तो अगर मैं कह दूं कि बेटा प्रोबेबिलिटी बताइए कि किसी भी डाई को मैंने रोल कर दिया और उस डाई का जो आउटकम है वो 7 से कम आए, तो आपको हमेशा पता है बच्चों कि आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 6 होंगे। लेकिन जब भी किसी डाई को आप रोल करोगे तो हमेशा आउटकम आपको 7 से कम ही मिलेंगे। मैंने यही कंडीशन कही ना कि किसी भी डाई को आपको रोल किया जाए और उसका आउटकम 7 से कम आए, तो जब भी आप डाई फेंकोगे तो आपको हमेशा पता है चाहे 1 आ जाए वो भी 7 से कम होगा, 2 आ जाए वो भी 7 से कम होगा, 3 आ जाए वो भी 7 से कम होगा, 4 आ जाए वो भी 7 से कम, 5 भी 7 से कम और 6 ही 7 से कम। हर कंडीशन में जो भी नंबर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 6 से 7 से कम ही होगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए तो पॉसिबल आपके पास चॉइसेस कितनी है फेवरेबल जो आपकी कंडीशन को फेवर करें? वो 6 ही हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। तो आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई कि श्योर इवेंट जो होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। तो आप लिख सकते हो द इवेंट whose probability is 1 are called sure events, श्योर या सर्टेन इवेंट। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके बच्चों, अब जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं? ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी होने की 0 हो, मतलब कोई चांस ही ना हो इवेंट के होने का, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल की बात करूँ, सेम डाई मैंने रोल कर दिया और मैं ये कहूँ कि 7 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है कि कोई भी डाइस आप रोल करोगे तो उसमें मैक्सिमम जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका 6 है। तो 6 से बड़ा तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी पूछी 7 से बड़े नंबर की, तो इस केस में आपके टोटल आउटकम तो 6 होंगे, लेकिन फेवरेबल आउटकम जो भी कंडीशन की आपको फेवर कर रहा है वो कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0/6 यानी 0। तो इसी वजह से कहा जाता है ऐसा इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो तो उसको आप क्या कहोगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहोगे। पास आप फेंकते रह जाओगे, पूरी जिंदगी भर डाइस फेंकोगे, कभी भी 7 से बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके बाद बच्चों आता है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट का मतलब बच्चों ये होता है कि ऐसा इवेंट जिसमें आपके जो पॉसिबल आउटकम आए, मतलब जो भी पॉसिबल आउटकम आए वो केवल एक ही हो, तो ऐसा इवेंट हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। जैसे हमने लिखा एन इवेंट विथ ओनली वन पॉसिबल आउटकम, with only one possible outcome is called
एन एलिमेंट्री इवेंट। पेन कॉपी लेके बैठिएगा, इन सब चीज़ों को नोट करिएगा, कहीं पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर हम निकलते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे इसको मैंने डिनोट किया P ऑफ E, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो या तो 0 के बराबर हो सकती है या तो 0 से बड़ी होगी, ठीक है, या 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। हमेशा किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर सकती है। अगर बहुत कम होगी, इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और श्योर इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, लेकिन कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है सीधा सीधा 0 से छोटे होने का मतलब कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी होने का मतलब ये है कि 1 से ज़्यादा वो आगे नहीं हो सकती है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो जैसा बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका मैंने बताया 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव एंड मोर देन 1। कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव मतलब 0 से छोटी नहीं हो सकती, मोर देन 1 नहीं हो सकती। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, यहाँ देखिए ये मैंने एक चीज़ और लिखी है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। चलिए इसको इस बात से समझते हैं, जैसे हमने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, और इंडिया के जो आपके विन करने के चांसेस थे वो 75% है और पाकिस्तान के 25%। तो अगर मैं बात करूं इसको फ्रैक्शन में मैं बदलूं तो 75 है, परसेंट हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4, और 25 को अगर हम परसेंट में बदलेंगे तो 1/4। तो आप देख रहे हो कि इंडिया के विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, और पाकिस्तान के विन करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो इंडिया के विन करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 आप बोल रहे हो, पाकिस्तान के विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 बोल रहे हो। तो पाकिस्तान के विन करने की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि इंडिया के लूज करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको दी हुई है। पाकिस्तान जीतेगा विच मीन्स कि इंडिया क्या होगा, हार जाएगा। तो इंडिया के जीतने और इंडिया की ना जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, तो यहाँ पर आपने लिखा डिनोमिनेटर सेम है 3/4, तो ये हो गया 4/4, तो 4/4 यानी 1। तो आपने क्या देखा कि इंडिया के विन करने और इंडिया के ना विन करने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, 1 है। ठीक है, इसी चीज़ को कभी कभी इस तरह भी लिख दिया जाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ कंफ्यूज ना होइएगा कि आपका यहाँ पर लिख दिया गया कि P ऑफ, ये बार का मतलब ये है बच्चों, जैसे ये बार यहाँ पर लगा है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि P ऑफ E, मतलब इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये भी तो हो सकती है 1 - P ऑफ E, कि 1 में से हम उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये इधर चला है ट्रांसपोज होके, तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल है। या इसी का अपोजिट आप बोल सकते हो, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी आपका वही सेम चीज़ आएगी। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अच्छा बेटा, कुछ जनरल नोटेशन है उसके बारे में आई थिंक आपको पता ही होगा कि जैसे मैंने बोला कोई इवेंट ए है उसके होने की प्रोबेबिलिटी और एक इवेंट है बी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, लिख नहीं पाया यहाँ पर आप देखिए, किसी कोई इवेंट है P ऑफ ए और दूसरा है P ऑफ बी, और इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी इवेंट बी से होने की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है। तो मतलब आप कह सकते हो इवेंट ए इज़ मोर लाइकली टू अकर देन इवेंट बी, और इसी तरह P ऑफ ए इज इक्वल टू P ऑफ बी लिखा है, तो मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर है। और जब भी हमने बताया था 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट जिनके होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली टू अकर कहलाते हैं। या आप कह सकते हो इवेंट ए एंड बी आर इक्वली लाइकली टू अकर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ओके बच्चों, कुछ पॉइंट्स और हैं।
जो पहली बुक प्रोबेबिलिटी पर लिखी गई वो कौन सी थी? द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। और ये किसने लिखी थी? इटालियन मैथमेटिशियन थे हमारे जे कार्डन, उन्होंने लिखी हुई थी। और जो क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की दी थी वो किसने दी थी? पियरे साइमन लैपलेस ने आपका दी थी। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो मैंने आपको नोट डाउन करवाई और आपके पास भी ये होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ चीज़ों के आउटकम्स कितने होते हैं, उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, चलिए आइए मूव करते हैं नेक्स्ट, हम आगे देखते हैं। जैसे बेटा हमने अगर अब बात की है टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो हमारे पास आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? आउटकम हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जब भी आप एक सिक्के को उछालते हो तो आपके पास आउटकम कितने रहते हैं? दो आउटकम रहते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर यही बात आप क्या कर देते हो, टॉसिंग टू कॉइन, दो कॉइन को अगर आप उछालते हो तब आपके पास आउटकम क्या रहते हैं? मान लिया पहले सिक्के पे हेड आ गया और दूसरे पे भी हेड आ गया, पहले पे हेड आ गया दूसरे पे टेल आ गया, पहले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ गया, या आप कह सकते हो कि दोनों पर आपका क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। ठीक है, तो इस तरह आपको फेवरेबल आउटकम, सॉरी पॉसिबल आउटकम क्या क्या मिल गया, 1 2 3 4। तो जब भी आप दो कॉइन उछालोगे तो वहाँ पर आपके पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे? 4 आएंगे। ओके, और इसी तरह जब आपके 3 कॉइन उछाले जाते हैं तब इसके लिए पॉसिबल आउटकम आपके पास कितने? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। तो इस तरह आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम हो गए? 8 आउटकम हो गए। तो आप क्या देख रहे हो कि जब भी आपके पास कॉइन एक था तो पॉसिबल आउटकम आपका कितना है? 2 की पावर 1 यानी 2। और जब भी आपके पास दो आउटकम थे, दो कॉइन थे, तो एक सिक्के पे कितने आउटकम? 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 तो यानी 4। इसी तरह जब आपके 3 सिक्के थे तो 2 की पावर 3 यानी 8। इसी तरह अगर आपका 4 सिक्के हो गए तो 2 की पावर 4 यानी 16 आउटकम आपके होंगे। आई होप कि आपको ये कॉइन का लॉजिक समझ में आया होगा कि कॉइन अगर आपके उछाले जाते हैं तो कितने आउटकम आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर हम डाइस की बात कर लें, ठीक है, डाइस जो हमारा पासा होता है, तो अगर हमारा रोलिंग अ डाई, ठीक है, अगर हम एक इसको रोल कराते तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या क्या है? या तो 1 आ जाएगा उस पर, या 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि जब भी आप एक डाइस को रोल करोगे तो वहाँ पर आपको पॉसिबल आउटकम कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। ठीक है, अगर इसी तरह आपने क्या कर दिया, रोलिंग 2 डाई, 2 डाइस आपने एक साथ उछाल दिए, तब आपको पॉसिबल आउटकम के तौर पे क्या मिलेगा? अगर मान ली पहले पे 1 आ गया और दूसरे पे भी 1 आ गया, पहले पे 1 आ गया दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6। इसी तरह यहाँ पर आपका बोल दिया गया पहले पे 2 आया दूसरे पे 1, दूसरे पे 2, दूसरे पे 2, दूसरे पे 2, दूसरे पे 2, ये 2 3, इसी तरह पहले पे 2 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 5 और पहले पे 2 दूसरे पे 6। इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। इसी तरह 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसी तरह 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। या इसको यहाँ लिख लिया 6 6। तो आप क्या देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 6 36 आउटकम आपको यहाँ पर मिलेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे आपका 2 डाई को उछाला गया तो 6 आउटकम आपको मिले। अब यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लिए कि अगर दोनों डाइस पे सेम नंबर होता है, जैसे 1 1 2 2 3 3
4 4 5 5 और 6 6। तो जब भी दोनों डाइस पे सेम नंबर हमारे होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डबलेट बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पर आपका क्वेश्चन में वो यूज़ होगी और आगे मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो इन सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास नोट करके रख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ओके बच्चों, अब बात हम करते हैं प्लेइंग कार्ड्स की। तो प्लेइंग कार्ड्स में हमको पता है बच्चों 4 ग्रुप होते हैं। एक हमारा स्पेड होता है, एक हमारा क्लब होता है, और एक ग्रुप हमारा डायमंड होता है, और एक ग्रुप हमारा हार्ट होता है। अब होता क्या है इसमें, स्पेड और क्लब जो होते हैं ये ब्लैक ग्रुप के होते हैं, मतलब इनके सारे कार्ड्स हमारे ब्लैक होते हैं। और डायमंड और हार्ट जो होते हैं इनके सारे कार्ड हमारे क्या होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है, स्पेड को हम लोग हिंदी में हुकुम बोलते हैं, ठीक है, और क्लब को चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी, और डायमंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं पान। ठीक है, वैसे हिंदी नेम की कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो होता क्या है कि सब कार्ड में आइडेंटिकल कार्ड्स होते हैं, मतलब आपका स्पेड का भी आपका क्या होता है, एस होता है, एस को बोलते हैं इक्का, दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नैला, दहला, फिर इसके बाद जैक, किंग और क्वीन। इसी तरह इसमें भी आपका क्या होता है, क्लब में भी यही होता है, एस, दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, जैक, क्वीन और किंग। इसी तरह डायमंड में भी आपका एस होगा, दुक्की होगा, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, जैक, क्वीन, किंग। इसी तरह यहाँ पे भी एस, दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, जैक, क्वीन और किंग। तो आप देख रहे हो एक ग्रुप में आपके पास कितने कार्ड आपको मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एक ग्रुप में 13 कार्ड है, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ और 13 यहाँ। तो 13 13 26 26 26, ये आपका कितना हो गया, 52। तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 15 होते हैं। अब मैंने बताया स्पेड हमारा ब्लैक ग्रुप को बिलोंग करता है, क्लब भी ब्लैक ग्रुप को बिलोंग करता है। तो अगर हम बात करें टोटल ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, तो 26 कार्ड होते हैं, 13 इसके 13 इसके, तो 26 कार्ड हमारे क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं डायमंड और हार्ट, ये हमारे क्या होते हैं, रेड होते हैं। तो 13 इसके 13 इसके, तो टोटल 26 हमारे पास कार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेड होते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हमने क्या देखा, टोटल कार्ड हमारे पास 52 हैं, जिसमें ब्लैक हमारे 26 हैं और रेड हमारे 26 हैं। ओके, अब देखिए आते हैं कुछ इस पर और। जैसा हम बात करें जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग। तो अगर हम बात करें बच्चों तो होता क्या है कि जैक, क्वीन, किंग ये हमारे थोड़े स्पेशल कार्ड होते हैं। जैक, क्वीन, किंग को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये कार्ड हमारे क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, क्योंकि इन कार्ड पर हमारा क्या बना होता है, फेस बने होते हैं। आपने देखा होगा अगर प्लेइंग कार्ड्स आपने खेले होंगे तो इन पे फेस बना होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो फेस कार्ड अगर टोटल बात की जाए तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, 3 3 6 3 9 3 12। तो 12 फेस कार्ड हमारे पास टोटल होंगे। लेकिन अगर बात की जाए ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे, तो 3 इसके 3 इसके, तो ब्लैक फेस कार्ड हमारे कितने होंगे, 6, और रेड फेस कार्ड हमारे कितने होंगे, 6। तो इस चीज को भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। इतनी चीज़ें अगर आपने समझ ली हैं तो कार्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि टोटल कार्ड हमारे 52 होंगे, ब्लैक हमारे 26 होंगे, रेड हमारे 26 होंगे, फेस कार्ड हमारे ओवरऑल कितने होंगे, 12 होंगे, और ब्लैक फेस कार्ड हमारे कितने होंगे, 6 होंगे, और रेड फेस कार्ड हमारे 6 होंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा, जैसे कहेगा कि 52 कार्ड्स का एक पैक था जिसमें वेल शफल्ड आपकी पैक थी, और उसमें से हमने एक कार्ड रैंडमली निकाल लिया। अब एक कार्ड रैंडमली निकालने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि आया हुआ कार्ड जो है हमारा फेस कार्ड हो। तो आपके पास टोटल चॉइसेस कितनी थी कार्ड चूज करने के लिए, टोटल कार्ड कितनी थी, 52 कार्ड में से आपको चूज करना था। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास कितनी हो गई,
आपके पास हो गई 52 हो गई, और आपको फेस कार्ड चूज करने थे। तो अब ऐसे कितने कार्ड है जो आपकी कंडीशन को फेवर कर रहे हैं? तो फेस कार्ड तो हमारे पास 12 होते हैं। अगर फेस कार्ड चूज करना हुआ तो हम इन 12 में से ही किसी को चूज कर सकते थे। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 12। तो 12/52 ये काटेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 26, फिर ये काटा, ये हो गया 3 और ये हो गया 13। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 3/13 हमारा क्या हो गया? इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसी तरह कोई कार्ड हमारा रैंडमली निकाल दिया गया और पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आया हुआ कार्ड हमारा ब्लैक कार्ड हो। तो सबसे पहले आपके पास जो चॉइसेस होंगी वो तो 52 ही होंगी, उन्हीं में से आपको चूज करना है। और ब्लैक कार्ड आपके पास कितने होते हैं? 13 कार्ड आपके स्पेड के हो गए और 13 कार्ड आपके पास किसके हो गए? क्लब के हो गए। तो 13 13 26, 26 कार्ड आपके पास हैं। तो फेवरेट इन्हीं में से आपको ब्लैक करने के लिए चूज करना पड़ेगा। तो आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो 1/2 हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे मैं आपको कराऊंगा। इसी तरह डाई में भी आपको क्या दिया है? डाई में भी आपको बोल दिया है कि आपने 2 डाई एक साथ रोल किए और डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपने देखा टोटल आउटकम आपके पास 36 थे। ठीक है, और डबलेट आपके पास कितना होता है? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। तो टोटल डबलेट हमारे 6 होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1/6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये तो हमारा केवल कंसेप्ट क्लास थी, इसमें हमने क्या क्या आउटकम हो सकते हैं वो चीज़ हमने आपको बताई, और क्या क्या हमारा कंसेप्ट है और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया है। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।